हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जेई नर्ड्स। तो अब तुम लोगों का जेई मेंस खत्म हो चुका है और जेई मेंस का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। जनवरी डेम डन, अप्रैल डेम डन। अब तुम में से कुछ लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, उन लोगों के लिए अपन लोगों ने ये सीरीज नई शुरू करी है जिसमें अपन लोग वीआईटी ट्रिपल ई, बिट सैट और दूसरे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे धीमे धीमे। ये माइंड यू, ये कॉलेज रिव्यू नहीं होने वाला है, तो अगर तुम यहाँ एक्सपेक्ट करो कि मैं वीआईटी की बहुत अच्छाई या बहुत बुराई करने वाला हूँ तो उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो रखेंगे, उसका वेट तुम लोग करना। आज अपन लोग बात करेंगे वीआईटी ट्रिपल ई पेपर के बारे में। एक फैक्टर कि तुम्हें पेपर क्यों कंसिडर करना चाहिए कि वीआईटी वेल्लोर जो है, जो मेन वीआईटी कैंपस है, वीआईटी वेल्लोर काफी पुराना कॉलेज है और काफी माना हुआ कॉलेज है। तुमने जरूर एक आध बार तो सुना ही होगा वीआईटी वेल्लोर, या फिर साउथ वाला कॉलेज करके माना जाता है इसको, फेमस है बहुत। तो वीआईटी वेल्लोर का जो सीएससी का प्लेसमेंट का नंबर है, मतलब पैकेज नहीं, पैकेज बहुत ज़्यादा बहुत कम मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट सीएससी की वीआईटी वेल्लोर में प्लेसमेंट का नंबर अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों की प्लेसमेंट वहाँ से वो लोग लगवा पा रहे हैं। तो उसके लिए वो एक फैक्टर है जिसके लिए तुम एक पेपर कंसिडर कर सकते हो। और ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा जेई मेन तुम्हें लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एक अच्छा एनआईटी या जेएफटी जो तुमने सोचा था वो उतना नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है इस पेपर को कंसिडर करने में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। पेपर पैटर्न देखो, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसा तुम्हारा जेई मेन का पेपर होता है। 2.5 घंटे का तुम्हारा पेपर रहता है, 125 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है, मतलब 125 सवाल आएंगे और 125 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में, जैसा तुम्हारा जेई मेंस में होता है -1 +4, वैसा नहीं होता। इसमें +1 0 का हिसाब होता है। और एलिजिबिलिटी के लिए तुम्हें 55% चाहिए होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 55% लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, वो तुम्हारा एलिजिबिलिटी निकल ही आती है इससे। तो अब अपन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज कैसा दिखता है पेपर। तो देखो, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है तुम्हारा मैथमेटिक्स का। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 125 में से 40 मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दो कोर्सेज होते हैं इनके पास, एमपीसीईए और बीपीसीईए। बीपीसीईए अगले पेज पे बात करेंगे। एमपीसीईए इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। तो जो भी बच्चे बीटेक कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए एमपीसीईए का कोर्स होता है। मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं और एल्जेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D इसकी बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहती है। तो तुम समझ लो 50 से 60% पेपर सिर्फ इन्हीं 3 यूनिट से आ रहा होता है, जबकि ये तो सिर्फ 12th की है। तो हाँ, पेपर सेटिंग इनकी बहुत अजीब सी रहती है भाई, तो वो थोड़ा तुमको देखना पड़ेगा। पेपर इजी रहता है, मैथमेटिक्स का लेवल उतना मुश्किल नहीं रहता है जितनी जेई मेंस या जेई एडवांस की मैथ, तो जेई एडवांस तो माशाल्लाह से, जेई मेंस की मैथ्स भी जितनी मुश्किल होती है उतनी इनकी मुश्किल नहीं होती है। रिलेटिवली इजियर साइड पे इनकी मैथमेटिक्स आती है। अपन अगला चल लेते हैं बीपीसीए कोर्सेज, यानी बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन आते हैं। ये कोर्स वो लोग लेते हैं बीपीसीए जिनको बीएससी इन बायोलॉजी करनी होती है वीआईटी वेल्लोर से। तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने, अब तुम लोगों को, क्योंकि यार देखो मैं तो बायो बैकग्राउंड का हूँ नहीं, तो बायो बैकग्राउंड का पता करके, वंश भाई ने बायो पढ़ी है, उन्होंने बायो में ये पेपर दिया था, तो उन्होंने तुम्हारे लिए पता करके सब ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स निकालनी है। टैक्सोनॉमी एंड किंगडम्स, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, इकोलॉजी। मेरे को कोई आइडिया नहीं है इनमें से किसी में क्या होता है, सिवाय एक को छोड़ के, वहां हम नहीं जाएंगे। बट ठीक है, तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इनको तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, कोई नहीं भटकेगा। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। 35 सवाल आते हैं फिजिक्स में। मैथमेटिक्स के बाद सेकंड हाईएस्ट इसका वेटेज रहता है। केमिस्ट्री का भी बराबर आता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तुम्हारी टेस्ट की जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कह रहा हूँ, हाँ, मेजरली 12th से तुम्हारा फिजिक्स पूछा जाता है। 70-30 का रेशियो होता है 12th और 11th में। तो मतलब समझ लो कि 12वीं की फिजिक्स पे जिसकी कमांड है वो इसका फिजिक्स का पेपर आराम से निकाल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशंस, इन सबसे 60% पेपर आ रहा है। तो मतलब इन लोगों के भैया फेवरेट्स हैं, इन लोग इसको पढ़ के चले जाना। काइनेमैटिक्स वगैरह से उतने सवाल नहीं पूछते जितना जेई मेंस पूछता है, थोड़ा इनका हिसाब अलग है जेई मेंस से। तो ठीक है, ऐसा रहता है इसका सिस्टम। 12वीं की फिजिक्स पे तुम्हारी कमांड होनी चाहिए। जेई मेंस की फिजिक्स आसान आती है, इनकी उससे भी आसान आती है। तो समझ लो मतलब कैसा लेवल आता है फिजिक्स के पेपर का, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। फिर 35 सवाल आते हैं केमिस्ट्री में। इसमें भी कोर नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स इन केमिस्ट्री टेस्ट किया जाता है तुम्हारा। 12वीं का इसमें भी रेशियो रहता है, बट हल्का सा कम, ऐसे 55 से 45 रेशियो। 55 तुम्हारा 12th का, 45 तुम्हारा 11th का, ठीक है। इनऑर्गेनिक इसमें बहुत ज्यादा कम पूछी जाती है। मतलब समझ लो अगर 100% केमिस्ट्री है तो उसमें से सिर्फ 17 से 20% ही इनऑर्गेनिक आती है। कहीं 25 से 30% फिजिकल, और ऑर्गेनिक भर भर के पूछी जाती है। तो ऑर्गेनिक का सबसे हाई वेटेज रहता है 50 से 60% के बीच में। तो अगर तुम एम कर रहे हो ये पेपर, तो ऑर्गेनिक पे तुम्हारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया। अपन इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश से मात्र। अब इसमें तुम्हारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। तुमने जो 12वीं में इंग्लिश का पेपर दिया होगा उसमें जो ग्रामर का सेक्शन आता था ना, या फिर 8वीं 9वीं में जो ग्रामर का सेक्शन आता था, वैसे सवाल होते हैं।
बहुत इजी सवाल नहीं होते, थोड़ा सा तुम्हें जोर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। एप्टीट्यूड के 10 सवाल होते हैं। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह, जो तुम्हारे यूनिटरी मेथड, प्रोपोर्शनैलिटी, रेशियो, इन सब पे सवाल होते हैं। जैसे तुम ओलंपियाड्स की तैयारी अगर तुमने करी हो कभी, उसमें जो एप्टीट्यूड में सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही। इफ रमेश इज पॉइंटिंग टू अ पिक्चर एंड ही सेज सुरेश की ही इज माय फादर्स, ये वो ये, तो उस तरीके के सवाल आते हैं। और अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इस पेपर की, उसकी बात कर लेते हैं। तो VIT डजंट रिलीज ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स, बट तुम्हें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इजीली गूगल पे, ऑनलाइन या कहीं भी मिल जाते हैं। तो वहां से तुम लोग इसको देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आता है। खासकर इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए मैं कहूंगा कि जरूर देख लो भाई, क्योंकि नया पेपर अब जेईई मेंस के टाइम अपन इंग्लिश और एप्टीट्यूड तो पढ़ते नहीं है, तो उसमें कैसे सवाल आ रहे हैं, ईजी सवाल आता है, तुमसे मैनेज हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये लोग देते हैं, तो सैम्पल पेपर ये लोग नहीं देते, तुम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात बता दूं तुम्हें रैंकिंग वगैरह की, तो इसमें यार रैंक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मतलब मैं तिजिल मनन हम लोग वगैरह, हम तो पेपर ऐसे मज़े मज़े में देने लग गए, चले गए थे, और हमारी 5,000 के अंदर रैंक आई थी सबकी। 5,000 भी नहीं यार, 3,000। हाँ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेपर नहीं होता। VIT वेल्लोर में CSC क्रैक करना किसी NIT या GIFT जितना मुश्किल नहीं है, बट तुम्हें आउटपुट उतना ही मिल जाएगा। बट उसका एक बैकड्रॉप ये है कि हाँ, तुम्हारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लग रहे होते हैं VIT वेल्लोर में, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। उस पर हम लोग डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट VIT EEE पेपर। इसका शायद डेट्स रिलीज हो गई है, 19 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पेपर है। जिसको भी देना है, जब तक ये वीडियो आएगा भाई, शायद कल इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट इसकी साइट पर जाओ और जाके रजिस्टर फटाफट कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा काम आएगी अगर तुम लोग VIT EEE वगैरह कंसिडर कर रहे हो तो। फालतू की अभी इन बातों में मत पड़ना कि VIT अच्छा है, बुरा है, क्या है, कैसा है, वो अपन काउंसलिंग के टाइम देख लेंगे। क्योंकि अभी पेपर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ये ना हो कि तुम्हें कुछ और नहीं मिल रहा और तुम बाद में रिग्रेट करो, यार ये मैंने पेपर ही नहीं दिया, है ना। तो पेपर तो दे ही आओ, उसके बाद देखी जाएगी लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल अबाउट VIT EEE। गुड बाय। और हाँ, एक चीज़, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, ये बहुत बुरी बात है। मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है सब्सक्राइबर्स का, +2 -2, और ये कौन लोग हैं जो अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं भाई। क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोगों के लिए। सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते चलो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।